प्रधान साहब, हमारा नाम कन्हैया लाल है और हम जो है ग्राम बघेड़ा से जिला झांसी के रहने वाले हैं और 10 साल से हमने केसीसी बनवा रखा है। आज तक इतना पैसा नहीं बच रहा है हमारे पास कि हम केसीसी की एक भी किस्त चुका सकें। और हमारी नहीं, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। हम इसलिए आपके पास आए कि कोई ऐसी स्कीम बताई जाए कि किसानों का कुछ भला हो सके। स्कीम बताई जाए कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बताया जाए कि सत्य बताया जाए? सत्य बताया जाए, टेक्नोलॉजी का सत्य। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि जो केसीसी है एक स्कीम है। हाँ, इसकी केसीसी एक स्कीम है और वो टेक्नोलॉजी लेने के लिए, यानी खाद, बीज, दवा, पेस्टिसाइड ये लेने के लिए। ठीक है ना? तो कन्हैया लाल जी, किसान भाइयों नमस्कार। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, देश के किसानों को जो हमको फॉलो करते हैं। मैं अक्सर एक सत्य बताने की कोशिश करता हूं कि किसान भाई देश का खेती का सत्य समझें। चूँकि सत्य जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो कन्हैया लाल जी का प्रश्न है, ये इनका अकेला प्रश्न नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ देश के 12 साढ़े 12 करोड़ किसानों की स्थिति यही है कि कर्ज में डूबे हुए हैं किसान। कारण ये है कि हमारे जो फोर फादर थे ना, जैसे कन्हैया लाल के पिताजी थे, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं था। 2-4-10 किलो चांदी घर में गड़ी रहती थी। अक्सर मैं बोलता हूँ, आप याद कर लेना, आज के 50, 60, 70, 100 साल पहले हर घर में 2-4 किलो चांदी गड़ी होती थी, सोना गड़ा होता था। और वो कब बिक गया, कब किसान कर्जदार हो गया, पता ही नहीं चल गया। ये है टेक्नोलॉजी का खेल। यानी आप समझ ही नहीं पाए, आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ज़मीन खिसकने का मतलब है कि कर्ज में डूब गया किसान। तो कन्हैया लाल जी, जो खेती का सत्य है, दरअसल हमारे बुजुर्ग कह गए हैं लालच बुरी बला। ठीक है ना? तो जब भी कोई लालच में आएगा, दुनिया का जो व्यक्ति लालच में आया वही गिर गया धड़ाम से। और लालच किसको होता है? हमेशा गरीब आदमी। गरीब भाई, क्या कि वो गरीब है, वो सोचता है कि हम जल्दी पैसा कमा ले और बराबरी कर ले, तो वो धड़ाम गिर तो क्या होता है कि जो चंटा घंटी लोग हैं ना, जो तेज लोग हैं, चालाक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसान को और आम जनमानस को बेवकूफ़ बनाते हैं खेती के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर। कई बार हमारे यार दोस्त और पढ़े लिखे लोग हमारी इस बात का बुरा मान जाते हैं कि आप तो मतलब कुछ ज़्यादा बोलते हो। मैंने कहा ज़्यादा कहाँ बोलता हूँ। तो कन्हैया लाल जी, आपके पास क्या एकड़ ज़मीन है? हमारे पास 7 एकड़ जमीन है। 7 एकड़ ज़मीन है। अब देखिए, कन्हैया लाल के पास 7 एकड़ ज़मीन है और 3 लाख का कर्जा है और पिछले 20 साल से खेती कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे यहाँ ज़मीन का रेट क्या है? 4 लाख रुपया बीघा। 10 लाख रुपए एकड़। 10 लाख रुपए एकड़ का मतलब 7 एकड़ ज़मीन है, 70 लाख की ज़मीन है और 3 लाख का कर्जा है इनके ऊपर। और श्रम कर ही रहे हैं, मेहनत, दिन रात मेहनत चल। एक पान की गुमटी खोलने वाला व्यक्ति, जो पान की गुमटी खोले ना सड़क पर 20,000 की, 5,000 की पान पुड़िया रख लेता है, बीड़ी, बंडल, सिगरेट, तम्बाकू, उसके पास कोई कर्जा नहीं है, बल्कि उसके पास अपने पास 10, 15, 20 लाख रुपए हैं। और किसान के पास पैसे नहीं है। देश का किसान जो जमीन का मालिक है, जमींदार कहा जाता है, दुनिया का पेट पालता है, वो कर्जदार है। ये बात देश के किसान भी समझें और वो बुद्धिजीवी समझें जो खेती की टेक्नोलॉजी के नाम पर उनको स्वप्न दिखाते हैं। कन्हैया लाल जी, मैंने आपके नीचे ये
आपकी बात को लेकर के ये 3-4 चीज़ें रखी हैं। खेती का सत्य क्या है किसान भाई ज़रा समझना। किट्टू भाई तो मोबाइल में लग जाते हो। ये कुछ नीचे रखा है मेरे पदार्थ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ किसान भाइयों। वैज्ञानिक लोग बताते सब कुछ है, लेकिन बताते उस अंदाज में है कि वो आपको समझ में ना आए। मतलब जैसे हम कहें कि वो कुछ बताते नहीं, ऐसा नहीं, बताते वो सब कुछ है, लेकिन बताने का तरीका ऐसा है कि आपके समझ में ना आए। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये आपके सामने कन्हैया लाल जी 3 चीजें रखी। ये क्या है? पत्ते, खरपतवार पत्ते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। अब किसी किसान से पूछो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, बोले कार्बनिक पदार्थ नहीं जानत साहब, हम तो गोबर जानत बस, और टटुआ जानत है। किसान भाइयों, आपकी फसलों की उपज के बाद फसल उपज दे दिया, हमने खाया, पशु ने खाया, कुछ छूट गया, आप मल विसर्जित करें, आपका पशु गोबर करें या फसलों के अवशेष, इन सब को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जो ये है, ये कार्बनिक पदार्थ जब 2 महीना नमी में रहता है, यानी इस कार्बनिक पदार्थ में जब 60 दिन तक नमी रहती है, तो ये जो इस कलर का है, अभी तो पीला पीला, लाल लाल, सफ़ेद सफ़ेद सा है ना, सूखा पत्ता है। ये जब नमी रहेगी, और नमी कब रहेगी? जब मिट्टी के टच पे रहेगा, मिट्टी और इसके ऊपर मिट्टी, क्योंकि नमी तभी रुकेगी जब मट्टी हुए। जैसे इस तसले में पानी डालूं तो नमी नहीं रहेगी, उड़ जाएगी, लेकिन जब ये मिट्टी में दबेगा और मिट्टी में नमी होगी तो 60 दिन के बाद ये कार्बन इस तरीके का काले रंग का हो जाएगा, कोयले की कलर का। ये पत्ती काले रंग की हो जाएगी। जब ये कार्बनिक पदार्थ ब्लैक कलर का होगा और कंटिन्यू नमी बनी रहेगी। ये जो बोतल रखी है आपके सामने जीवामृत की, यानी ये सूक्ष्म जीव है। अभी ये सूक्ष्म जीव इस कार्बनिक पदार्थ को कभी नहीं खाते और ना डिकम्पोज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभी बेस्ट डिकम्पोजर, बेस्ट डिकम्पोजर, बेस्ट डिकम्पोजर, पूरे देश में तहलका मच गया कि ये साहब 45 दिन में खेत में स्प्रे मार दीजिए, पूरे को सड़ा देगा। नहीं, जीवाणु किसी पदार्थ को नहीं सड़ाते। किसी पदार्थ के सड़ने का कारण है मिट्टी, मतलब नमी। नमी में ये कार्बनिक पदार्थ गीला रहेगा, फिर ये कार्बन बनेगा। जब ये कार्बन ऐसा बन जाएगा, ये क्या है? ये सड़ा हुआ गोबर है। हमारे हाथ में क्या है? सड़ा हुआ गोबर क्या था? कार्बनिक पदार्थ। जब ये काले रंग का हो गया तो अब क्या है? कार्बन। अब आपने मिट्टी की जांच में पढ़ा है जीवांश कार्बन, तो ये तो है कार्बन। अब इसमें होना चाहिए जीवांश। कई बार खेत में लिख तो दिया जाता है मिट्टी की जांच में जीवांश कार्बन, लेकिन कार्बन होता है, जीवांश नहीं होता। जीवांश की तो कहीं जांच ही नहीं होती। इस कार्बन की जांच होती है कि 0.3% है, जो 1% होना चाहिए वो है 0.3। ये कार्बन ना तो ये पत्ता फसल खाएगी, ना ये कार्बन फसल की जड़ ले पाएगी। अब इस कार्बनिक पदार्थ में जब ये जीवाणु जाएंगे, उन जीवाणुओं का भोजन क्या है? अभी तो ड्रम में मैं चीनी और आटा खिला रहा हूँ। बेसिकली जीवाणुओं का भोजन चीनी आटा है नहीं। वो तो जब मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ, तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए चीनी और आटा खिला रहा हूँ। अल्टीमेटली इन जीवाणुओं का भोजन है जमीन में पड़ा हुआ कार्बन। कार्बन को खाएंगे। अब जब ये कार्बन को खाएंगे, जैसे सूखा कार्बन है, अब मैं ये जीवाणुओं से कहूँ ये खा ले, नहीं खा पाए, बस सूखा है। ये कार्बन जब नम होगा,
जमीन के तो इसमें कुछ क्रियाएं होंगी नेचुरल, और उससे फिर ये जीवाणु यहाँ अपना एकुमुलेट करेंगे, और फिर जीवाणुओं के द्वारा कुछ एसिड और कुछ अम्ल निकलेंगे। फिर एक नेचुरल एक विधा है, जैसे आजकल की बाजार में ह्यूमिक एसिड बिक रहा है, पल्विक एसिड बिक रहा है, ओलिक एसिड बिक रहा है, और बाजार वाले सब बेच रहे हैं किसान को, ये ह्यूमिक एसिड डालो। मित्र, ये कार्बनिक पदार्थ, फिर कार्बन और जीवाणु अगर ये हैं तो ह्यूमिक एसिड, पल्विक एसिड, ओलिक एसिड सब बन रहे हैं, सब फैल हो जी। सब बन रहे हैं स्वतः जमीन में, ये बनते ही हैं। लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, कार्बन नहीं है, जीवाणु नहीं है, तो आप कितना बोतल डालेंगे ह्यूमिक एसिड, कितना बोतल डालेंगे पल्विक एसिड, ठीक है ना। जैसे हमारे भोजन में अगर मैं शुद्ध भोजन खाता हूँ, अच्छी धरती का उगाया गया अनाज, फल, सब्जी, फिर हमको विटामिन खाने की जरूरत क्या है, फिर हमको मिनरल्स खाने की जरूरत क्या है। तो जरूरत क्यों है आज खेती में जो रासायनिक उर्वरकों की जरूरत है, जिससे मूल प्रश्न आपका था कि हम कर्ज में हैं, लोन हमारा नहीं पट रहा, लोन पटेगा भी नहीं। देश के किसानों, किसान भाइयों, अगर आप इन टेक्नोलॉजी के फंद में फंसे रहे ना, तो भगवान कसम आप कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो सकते। और एक दिन आएगा जमीन आपको धोखा दे, जमीन कह देगी बेटा अब मेरे पास कुछ नहीं है, बच्चे भूखों मर जाएंगे, क्योंकि जमीन में ना तो अनाज उगेगा और ना जमीन के नीचे पानी बचेगा। इसलिए मैं जब प्राकृतिक खेती की बात करता हूं तो कहता हूं कि प्राकृतिक खेती लाभ का विषय नहीं है, प्राकृतिक खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। खेती सत्य है, खेती धर्म है, खेती भगवान है, खेती पूजा है, खेती साधना है, खेती उपासना है। धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं वो सब खेती में समाहित हैं। अगर हमको खेती करने की अकल आ गई ना, और जमीन को माँ मान लिया, पानी को विष्णु मान लिया, जंगल में मैंने ब्रह्मा जी खोज लिए, वनस्पतियों मैंने माता पार्वती का दर्शन कर लिया, और अब हम किसी खरपतवार को नहीं मारते हैं, किसी कीड़े को नहीं मारते हैं, ज़मीन का शोषण नहीं करते हैं, ज़मीन के नीचे का पानी नहीं निकालते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी। अन्यथा सब खत्म होने वाला है, और ख़त्म हो ही जैसा गया, ठीक है ना। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसे कई किसान जीवामृत डालते हैं हमारा, आप कहते हैं जीवामृत डालने से अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा। सिर्फ इतना अच्छा होगा कि ये जो जीवाणु हैं, आपकी जमीन में जो कार्बन अभी है उसको खाएंगे, मरेंगे, जीवांश बनाएंगे, फसलें ले लेंगी। लेकिन अगर ये कार्बनिक पदार्थ आप खेत में नहीं डाल रहे हो तो बचा बचाया जो जमीन में था उसको भोजन बना के फसलों को दे देंगे, जमीन और जीरो होती चली जाएगी। जो डाल वो बहुत जरूरी है ना, तभी बैक्टीरिया मर जाए। बिल्कुल। देखिए सुनो, जैसे औलाद पैदा कर दी, भोजन तो ये तो खेत में आपने वो जीवाणु डाल दिए जो होने चाहिए, अब इनका भोजन तो भोजन के लिए है कि खरपतवार मत डालिए, गोबर की खाद डालिए, हरी खाद पलटिए, और फसलों की जो अवशेष निकलते हैं उनको आग मत लगाइए, ठीक है ना। तो जमीन में हमको कहना, जमीन को जिंदा करना है। नेचुरल फार्मिंग का जमीन को जिंदा कर देना है। और जिंदा कैसे होगी? मरी क्यों है? मारी किसने है? मरी है जमीन में जीवाणु खत्म हुए हैं, या तो पेस्टिसाइड से या खेत की मेड़ के पेड़ काट लेने से, क्योंकि अप्रैल मई जून की गर्मी में जीवाणु मरेंगे। लेकिन अगर मेड़ों के किनारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं छाया वाले, तो छाया वाली जगह में जीवाणु नहीं मरेंगे, शेष बीच के एरिया में मर जाएंगे। फिर बारिश होगी, ज़मीन ठंडी होगी, तो पेड़ों के नीचे के माइक्रोब पूरे खेत में फैल जाएंगे, ज़मीन फिर रीस्टार्ट हो जाएगी। तो अगर कोई जीवामृत डाल रहा है तो मैं कहता हूँ 1 एकड़ ज़मीन में, 1 एकड़ खेत में 4 बड़े बड़े नीम का, जामुन का, पाकड़ का, नीम का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि
ये पेड़ गर्मियों में अच्छी छाया देते हैं। 1 एकड़ पर कम से कम 4 पेड़ 4 कोनों पर होने ही चाहिए। तो क्या होगा, जीवामृत आज देंगे, जब 10 साल के पेड़ हो जाएंगे तो 10 साल के बाद जीवामृत की आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। और नहीं तो हर साल फिर जीवामृत का एक अच्छा लफड़ा आ गया, जैसे अभी यूरिया का था ऐसे ही इसका आ गया। ठीक है ना। तो जीवामृत, हाँ क्या बताओ, जो है साल दे नहीं आया अपन होगा। अभी मैंने क्या बताया, जब तक खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं हो जाते, जब तक देने, खरीफ में दोगे, रबी में भी दोगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये मर जाएंगे, अप्रैल मई जून की गर्मी में मर जाएंगे, इसलिए हर साल ही देना है। इसलिए मुझसे जो ले जाएगा जंगल की मिट्टी ला करके जो जीवामृत बनाएगा, उसको इसको जिंदा रखना है ना, हमेशा हमेशा के लिए। ये आसान नहीं, जैसे आप हमसे 5 लीटर की बोतल ले जाओगे फिर सोचोगे बस आ गई, आपने ऐसे कर लिया, नहीं, खत्म। ये समझ का विज्ञान। हमको चाहिए क्या, खेत में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, जीवाणु जिंदा और जीवाणु मरे हुए। ह्यूमस में 4 चीज़ें होती है, कार्बनिक पदार्थ, कुछ हिस्सा जो कार्बन बन गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मरी हुई इकाइयाँ। चूँकि मरने के बाद ही तो फसलों का भोजन है। मैंने बोला ना तो ये भोजन है, ना तो ये भोजन है, ना ये भोजन है, ये तीनों चीज़ें फसलों का भोजन नहीं है। ये जीवाणु जब मरेंगे ना तब फसलों का भोजन बनेगा। जीवांश कार्बन, तो कार्बन को खाएगा जीवाणु, फिर जीवाणु जब मरेगा तो जीवांश। ठीक है ना, वो भोजन है, वही भोजन है। जब जीवांश नाम का भोजन फसलों को पर्याप्त मिलता है तो फसल में कोई बीमारी नहीं लगती, उस फसल की उपज का स्वाद अच्छा होता है और उसकी पौष्टिकता अच्छी होती है। ठीक है ना। हमें उम्मीद है आपका प्रश्न हो गया होगा। नमस्कार।